क्या पुलिस थाने में दिए गए बयान कोर्ट में मान्य है? जब किसी प्रकरण के संदर्भ में पुलिस थाने में बयान दिए जाते हैं उन्हें सीआरपीसी 161 के बयान कहे जाते हैं। और सीआरपीसी 161 के जो बयान पुलिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं, चाहे वो पीड़ित के हो या दूसरे गवाहों के हो, उन पर जनरली बयानों पर हस्ताक्षर नहीं करवाए जाते। और पुलिस थाने के अंदर दिए गए बयान जो 161 के अंतर्गत होते हैं उन्हें कोर्ट में कोई मान्यता नहीं दी जाती है, यानी कि पुलिस थाने के अंतर्गत दिए गए बयान कोर्ट में मान्य नहीं है। वही सीआरपीसी 164 के बयान जो कि मजिस्ट्रेट के समक्ष होते हैं वह बयान मान्य माने जाते हैं। तो इस वीडियो में क्लियर बात आप समझ गए होंगे कि पुलिस थाने में दिए गए बयान कभी भी कोर्ट में मान्य नहीं होते हैं, क्योंकि यह माना जा सकता है कि पुलिस द्वारा प्रेशर लगाकर दबाकर या फिर व्यक्ति के ऊपर जबरन कोई डर दिखाकर भी उसके बयान लिए जा सकते हैं। इस कारण उन बयानों को कोर्ट में मान्यता नहीं दी जाती। अक्सर हम एक शब्द सुनते हैं ट्रायल कोर्ट, अपील कोर्ट, और दिमाग में ये बात रहती है कि ट्रायल कोर्ट क्या है, अपील कोर्ट क्या है, इसके अंदर क्या अंतर है। तो मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा चलता है या कोई मुकदमा पंजीबद्ध होता है तो ऐसी अवस्था में जिस पहली कोर्ट के अंदर, जिस प्रथम कोर्ट में उस मुकदमे का विचारण चलता है, जहां पूरी प्रक्रिया होती है, जहां उसकी ट्रायल चलती है, उनको ट्रायल कोर्ट कहा जाता है। और जब उस कोर्ट द्वारा अपना डिसीजन, अपना निर्णय दे दिया जाता है और व्यक्ति उस फैसले से असंतुष्ट होकर उस निर्णय के खिलाफ जब वो ऊपर की अदालत में जाता है तो उसे अपीलीय कोर्ट, अपील कोर्ट कहा जाता है। तो ट्रायल कोर्ट का मतलब कि वह कोर्ट जहां मुकदमा पहली बार दाखिल हुआ, जहां पे उस केस से संबंधित ट्रायल चली है और वहां के फैसले से असंतुष्ट होकर जब ऊपर की कोर्ट में जाते हैं तो वह अपीलीय कोर्ट कहलाती है। बधाई हो, आपने जीती है चमचमाती मर्सिडीज कार। आपका खुला है लकी ड्रॉ और मिलेगी आपको चमचमाती नई ब्रीजा कार। ऐसे ही कई मैसेज आपके नंबर पे आते हैं और सामने वाले को द्वारा आपको इतना प्रलोभित कर दिया जाता है और वो कहता है कि मात्र 1000 रुपए आपको जमा कराना है और आप इस चमचमाती कार के मालिक बन जाएंगे। हम सोचते हैं लाखों रुपए की कार और 1000 रुपया तुरंत जमा कराते हैं। उस राशि को जमा कराने के एक दिन बाद उनका अपडेट आता है कि आपने 1000 रुपए जमा करा दिया, ये कार आपकी हुई, लेकिन चक्कर है कि इसमें इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको जमा कराने पड़ेंगे। आपको मात्र जमा कराने 60,000 रुपए और आप इस लालच में कि आप ये 60,000 रुपए नहीं जमा कराएंगे तो कार चली जाएगी, आप 60,000 भी जमा कराते हैं। फिर आती है अगली बात 24 घंटे बाद कि यह कार आपको भेजने का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा और वो खर्चा है 25,000 रुपए, और वो भी आप जमा कराते हैं और फिर बंद हो जाता है वो फोन और आपका सपना रह जाता है अधूरा। कभी नहीं खुलता है कोई ड्रॉ, केवल और केवल फर्जीवाड़े होते हैं। ऐसा यदि हुआ है आपके साथ तो अवेयर हो जाए, तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट दे और ऐसे किसी भी प्रकार के मैसेज और लिंक से दूर रहे। कभी कोई ऐसे गिफ्ट नहीं खुलते। व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी वो पल आता है जब उसे अपने किसी काम के लिए कभी कोई शपथ पत्र बनवाना होता है, कभी कोई किरायानामा इकरार करना पड़ता है, कभी लेन देन संबंधित कोई एग्रीमेंट बनाना होता है, कभी प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए कोई इकरारनामा बनाना पड़ता है। तो अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सर हमें कितने रुपए के स्टाम्प पर कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना चाहिए ताकि कभी हमें कोई दिक्कत ना आए। तो सामान्यतः मैं एक बात बताऊं आपको कि जब भी आप कोई शपथ पत्र निष्पादित करना चाहें तो उसके लिए केवल 50 रुपए का स्टाम्प आपके लिए काफी है। लेकिन शपथ पत्र के अलावा यदि आप कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो कि एग्रीमेंट है, जिसे कि हम इकरारनामा, अनुबंध कहते हैं, तो उसके लिए आप 500 रुपए का स्टाम्प आपको लेना आवश्यक है। उससे कम के स्टाम्प पर कभी भी किसी भी प्रकार का इकरारनामा आप एग्जीक्यूट नहीं करें, नहीं अन्यथा आपको आगे उसमें दिक्कत आ सकती है। हमारे एक फेसबुक फॉलोअर श्रीमान इमरान खान जी ने हमें पूछा कि सर आज की तारीख में जो ऑनलाइन लोन मिलते हैं, क्या यह ऑनलाइन लोन बिना किसी घर पे गए, बिना उस लोन लेने वाले का वेरिफिकेशन किए बिना, उसके डॉक्यूमेंट सिग्नेचर किए बिना और यहां तक कि उस व्यक्ति का चेहरा देखे बिना क्या लोन देना लीगल है? तो मैं आपको बता दूं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी में आज की तारीख में सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वह ऑनलाइन ही है। किसी व्यक्ति के सिविल स्कोर को देखते हुए या फिर उस व्यक्ति के बैंकिंग रिकॉर्ड को देखते हुए कोई भी बैंक या फिर कोई ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन आपको लोन
का प्रस्ताव दे सकती है। और जब आप लोन लेते हैं तो आप उनके टर्म एंड कंडीशन को ओके करते हुए, अपनी डिटेल सबमिट करते हुए उनको आप परमिशन देते हैं और ये हो जाता है आपका ई कॉन्ट्रैक्ट और वो कंपनी आपको लोन दे सकती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा सावधान रहिएगा ऐसे लोन से, क्योंकि इन दोनों में सबसे ज्यादा होते हैं फर्जीवाड़े और अनाप शनाप ब्याज की वसूली की जाती है। तो ऐसे लोन के चक्कर में आपको नहीं फंसना चाहिए। भारतीय कानून में एक महत्वपूर्ण शब्द है और वो है पक्षकारों की तलबी। अक्सर लोग पूछते हैं कि सर ये तलबी क्या होता है। जब किसी केस के अंदर, चाहे वो सिविल मुकदमा हो चाहे वो फौजदारी मुकदमा हो, किसी पक्षकार किसी अभियुक्त को यदि कोर्ट ये अपेक्षा करता है कि वह कोर्ट में हाजिर हो, ट्रायल के लिए हाजिर हो, बयान के लिए हाजिर हो, और उसको हाजिर करने के लिए कोर्ट उसके लिए समन जारी करता है, जमानती वारंट या अरेस्ट वारंट जारी करके उससे अपेक्षा की जाती है कि वह निश्चित तारीख को एक निश्चित समय के अंदर कोर्ट में अपनी उपस्थिति दे, उसे कहा जाता है पक्षकारों को तलब करना, पक्षकारों की तलबी कहा जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी आरोपी या अपराधी ने, जिसको कि पुलिस तलाश कर रही है गिरफ्तार करने के लिए और वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था, वह व्यक्ति खुद कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से खुद को सरेंडर कर देता है। आखिर क्या कारण है कि व्यक्ति कोर्ट में सरेंडर करता है, कोई आरोपी या अपराधी? तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जब किसी आरोपी या अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो जब उसकी तहरीर लिखी जाएगी तब उसकी गिरफ्तारी मानी जाएगी और उसको गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना है। इस कारण कई बार पुलिस उसकी गिरफ्तारी शो नहीं करती है और उसे लंबे समय तक पुलिस थाने के अंदर रहना पड़ता है, थर्ड डिग्री टॉर्चर का सामना करना पड़ता है। तो उस थर्ड डिग्री टॉर्चर से बचने के लिए कोई भी आरोपी या अपराधी सीधे ही पुलिस थाने को छोड़ के वह सरेंडर कर देता है कोर्ट के सामने, ताकि वह थर्ड डिग्री टॉर्चर से भी बच जाए और पुलिस हिरासत में जो उसको अनाधिकृत समय बिताना पड़ता वो समय भी उसको नहीं बिताना पड़ता है। यही कारण है कि किसी आरोपी या अपराधी द्वारा पुलिस थाने में जाने के बजाय कोर्ट में सरेंडर कर दिया जाता है और उसको जो अनुरोध करना है पुलिस के संदर्भ में कि उसको क्या खतरा है वह वहां पे स्पष्ट कर सकता है। जीवन के मूलभूत अधिकारों में एक मुख्य अधिकार है, वह है न्याय का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, वह अपने न्याय के लिए कोर्ट जा सके। लेकिन ऐसी अवस्था में जब कोई व्यक्ति गरीब है, अक्षम है और वकील का खर्चा उठाने में समर्थ नहीं है, ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति सरकार को अनुरोध करते हुए फ्री में वकील भी ले सकता है और उस वकील के माध्यम से केस लड़ सकता है। जब कोई व्यक्ति अक्षम है, असमर्थ है और उसे अपने केस के लिए फ्री में वकील चाहिए तो उसे वहां के संबंधित जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उस विधिक सेवा प्राधिकरण में जाकर एक आवेदन, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जिसमें उसके दस्तावेज लगे होंगे और उसका आय प्रमाण पत्र भी लगा होगा कि वह किस रूप से अक्षम है। उस अवस्था में उसको विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से योग्य पैनल अधिवक्ता दिलाया जाएगा जिसका खर्चा राज्य सरकार वहन करती है और उस व्यक्ति की तरफ से वह अधिवक्ता केस लड़ेंगे जिसके लिए उस व्यक्ति को वकील को फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।